पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, हम चर्चा करने ही बैठे हैं। हाँ नहीं, कोई वे पढ़ाने के लिए हिसाब से नहीं बैठा अपन, हम सभी एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना। आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, मैं अपने फील्ड में मास्टर, और जो मेरा फील्ड है वो आपके भी काम आ रहा है, तो आपको उसका थोड़ा ब्रीफ नॉलेज देना है, बस यही बात होती है, ताकि कभी इन नियमों की आवश्यकता हो आपको तो अपन गलती ना करें, बस यही बात है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट इन जनरल सभी को जरूरत पड़ेगी, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे इसकी आवश्यकता ना पड़े। कारण क्या है कि अपने मे बी यू आर नॉट अ डीडीओ, आप प्रोक्योरमेंट एंटिटी ना भी हो, बट आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, तो कभी भी कोई सामग्री या कोई सेवा या कोई भी काम किया जाना होगा आपके जहां आपकी पोस्टिंग हो, तो उसमें आपकी भागीदारी निश्चित की जाएगी। अगर आप एज ए डीडीओ होंगे तो आप प्रोक्योरमेंट एंटिटी होंगे, सिग्नेचर अथॉरिटी होंगे, और डीडीओ नहीं होंगे अगर आप, तो आप एज ए जिस वस्तु का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं हम, उसमें आप टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में वहाँ पर आप उपलब्ध रहेंगे। बात समझ रही होगी आपकी वाली बात, कि आपके बिना वो प्रोक्योरमेंट संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आरटीपी पहले प्रोक्योरमेंट था, जीएफएनआर थ्रू करते थे। अब जीएफएनआर से इसको थोड़ा अलग करते हुए अलग से प्रोक्योरमेंट रूल्स बना दिए गए थे, जिसमें पूरा एक्ट बनाया गया था 2012 के अंदर, और उसके एक्ट में इसका जो नियम है, किन नियमों के तहत हम प्रोक्योरमेंट करेंगे वो बताया गया है, और फिर इसके बाद में साथ में इसके अलग से रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स में इसका प्रोसीजर दिया गया है कि किस प्रोसीजर से हम कोई प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट क्या करना है, कितनी वैल्यू तक करना है, कौन कौन कर सकता है, कितने टाइम में करना है, तो ये सब बातें इसके अंदर आती है। वैसे तो ये एक्ट बहुत लंबा है, इस एक्ट को अपन 1 घंटे में समाहित नहीं कर सकते, बट जो परचेज सिस्टम जो है, क्या परचेज कैसे करना है, वो आपको एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं पर आपको उसमें, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहाँ पर पोस्टेड हैं, हमको वहाँ पर काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कोई स्टेशनरी से लेकर के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स तक, ठीक है ना। आप कोई इलेक्ट्रिकल में है, कोई कंप्यूटर में है, कोई किसी में है, तो वहाँ पर जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, माल की आवश्यकता है, तो जब भी अभी हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी प्रोक्योरमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल 3 जो बोलता है कि इसमें 3 लोगों की कम से कम कमेटी होनी चाहिए, जिसके अंदर एक अकाउंट्स का पर्सन रख लीजिए आप, जो अपना मेन जो सबसे बड़ा अधिकारी है अकाउंट्स का वो रख लीजिए, या उसने जिसको मनोनीत किया है उसको रख लीजिए। कमेटी में हमेशा एक अकाउंट्स का आदमी होना जरूरी है। सर ये रूल जो 3 बोला आपने, जीएफएनआर, मैं अभी बात कर रहा हूँ आरटीपीपी रूल्स, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2013। अब जीएफएनआर से अलग कर दिया गया है इसको थोड़ा सा, ठीक है, अलग से इसमें एक्ट और रूल अलग बना। पहले एक्ट नहीं था इसका, अब इसमें एक्ट बना दिया गया, और एक्ट बन गया। इसका मतलब क्या है कि यदि गलत काम किया तो उसके ऊपर आप पे पर चार्ज भी लग सकता है, आपको दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। सिंपल रूल में दंड नहीं था, लेकिन अब एक्ट बन गया है, एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा तो उसमें दंड भी है। तो इसमें अब जब हम अपनी प्रोक्योरमेंट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या एक कमेटी का बनाएंगे, जिसके अंदर एक अकाउंट्स का पर्सन होगा, एक अपना टेक्निकल पर्सन होगा, विषय का विशेषज्ञ होगा, और अगला तो अपना डीडीओ तो है ही है अपना एंटिटी। तो इन 3 लोगों से मिलकर कमेटी बनेगी, वो प्रोक्योरमेंट कमेटी कहलाएगी। वह निर्धारित करेगी कि हमें क्या चीज़ किस ढंग से ली जानी है। उसके बाद हम जब भी प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे तो एक कमेटी जो बन चुकी है वह
जिस वस्तु का खरीदना है हमको, उसके जो स्पेसिफिकेशंस है, विनिर्देश जो बोलते हैं हिंदी में अपन, उसको तय करेगी कि हमें क्या क्या आइटम लेना है। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल लेनी है, तो पेंसिल भी HB लेनी है। HB में भी अलग अलग आते हैं, मालूम होगा आपको। पेंसिल भी अलग अलग आती है, कोई स्टेनो वाली पेंसिल अलग अलग आती है, सिंपल पेंसिल अलग आती है ना। तो हमको क्या चीज़ लेनी है उसका तय करेगी कमेटी पहले ही वाली, ठीक है ना। और कमेटी तय कर ले, उसके बाद उसका मूल्य तय किया जाएगा, संभावित मूल्य, बाजार मूल्य के हिसाब से, कि भाई इसका लगभग मूल्य ये रहेगा। मूल्य तय हो जाएगा। मूल्य तय हो जाने के बाद में हमको देखना पड़ेगा कि हम किस प्रोसीजर से करें। अब तय होगा इसका प्रोसीजर मूल्य के आधार पर। यदि कोई ऐसी वस्तु होती है जो, जैसे कि मान लीजिए मुझे फ़ोन लेना है, वो सैमसंग का ही लेना है, क्योंकि सैमसंग के अंदर जो फैसिलिटी है कि ये दे रखी है वो किसी फ़ोन में नहीं है। जब किसी फ़ोन में वो फैसिलिटी नहीं है तो वही चीज़ लेनी है, वही हमारे काम आ रही है। या कोई एक ऐसी कोई वस्तु है जो सिंगल हैंडेड ही है और वही हमको लेनी है, तब तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होगा, वो सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट कहलाएगा एज पर रूल 32 के हिसाब से। अपने को वो एक वस्तु ही लेनी है तो उसमें हम कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या रहेगा हमारा कि उसी फर्म से, उसी कंपनी से वही आइटम का की रेट लेनी है, और रेट लेकर के हमको उससे अपने जो भी प्रोसीजर बताऊंगा आगे मैं आपको, वो करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसके लिए हमको टेंडरिंग करना है, हमको निविदा जारी करनी है, तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल रेट वाइज बताता हूँ आपको मैं, कि यदि कोई जो वस्तु हमको परचेज करनी है सिंगल टाइम के अंदर, उसकी कॉस्टिंग अगर 10,000 से कम है, ठीक है ना, जो वस्तु परचेज करनी है उसकी वैल्यू 10,000 से कम है, तो आपको किसी प्रकार की निविदा करने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन परचेज इट फ्रॉम विदाउट कोटेशन। कोई कोटेशन नहीं, आप डायरेक्ट बाजार से जाइए, सामान लीजिए, लेके आइए, एंट्री कीजिए अपने स्टॉक में और उसको वेरीफाई कीजिए और बिल पास कीजिए। नथिंग टू डू एनीथिंग विदाउट प्रोक्योरमेंट, विदाउट कोटेशंस, आप उसको आप कर सकते हैं यदि वो 10,000 से नीचे है। लेकिन इस तरह के प्रोक्योरमेंट आप एक साल में 1 लाख से अधिक नहीं कर सकते, मैक्सिमम 1 लाख तक, ठीक है ना। हाँ, 1 लाख रुपीज तक। अगर 5-5 हज़ार 20 बार करोड़ का तकलीफ है, 5,000 है, 4,000 है, 8,000 है, 9,000 है, इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 1 लाख तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये रूल 26 में आता है अपने। इसके बाद अगर मान लीजिए वैल्यू 10,000 से बढ़ गई, 10,000 से वैल्यू बढ़ गई, 20,000 हो गई, 25,000 हो गई, 40,000 हो गई, 50,000 तक हो गई, मान लीजिए 50,000 तक परचेज करना है अपने को, अगर मान लीजिए, और वो ऐसे परचेज करना है कि बस आज ही लाना है या कल ही लेके आना है, टाइम नहीं है हमारे पास, इंस्टेंट परचेज करना है। क्योंकि जैसे अब आपके फील्ड में तो शायद ऐसे जरूरत नहीं पड़ती होगी, मेडिकल है, स्वाइन फ्लू आ गया है, कोई भी आ गया है, दवाई लेनी है, अर्जेंसी है, अभी हॉस्पिटल दवाई नहीं है, इतनी दवाई की कॉस्टिंग 40,000 होगी, गए, इसे बोलते हैं स्पॉट परचेजिंग एज पर रूल 25। स्पॉट परचेजिंग में क्या होता है कि आप 50,000 रुपये तक सिंगल कोई भी सामान है वो आप ले सकते हो। एक कोई भी सामान आप सिंगल सामान स्पॉट परचेज के थ्रू, उसमें क्या होता है, केवल एक कमेटी बनेगी जिसके अंदर अकाउंट पर्सन होगा, वही कमेटी टेक्निकल पर्सन होगा, विशेषज्ञ होगा, और वह बाजार में जाकर के इसकी जांच पड़ताल करेगी, स्पेसिफिकेशन चेक करेगी, हाँ भाई सही चीज़ ये वाली है, और इसका मूल्य देखेगी कि भाई अपने ये सबसे कम मूल्य में कहाँ मिल रहा है ये वाला। क्योंकि JF&R का रूल जो 10 नंबर है वो क्या बोलता है कि आप गवर्नमेंट के पैसे को उसी तरह खर्च करोगे जैसे कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति खुद के पैसे खर्च करता है। खुद के पैसे खर्च करने मतलब ये नहीं कि खुद की बच्चों को ड्रेस दिला दी, ये नहीं। खुद के पैसे का मतलब हो गया कि यदि आपको फ़ोन लेना होता है तो क्या करते हो आप, अमेज़न पे जाओगे,
उस पर जाओ, अपने फ्लिपकार्ट पे देखोगे, और जगह देखोगे, बाजार से पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे कितने का है, इसके फीचर्स क्या है, इसका कितने रैम कितनी है, रोम कितना है, सब कुछ देखोगे आप, है ना। मतलब स्पेसिफिकेशन देख लिए, बेस्ट वाला लोगे, ट्राई करोगे बेस्ट से बेस्ट मिल जाए, और सेम बेस्ट तो ले लिया आपने, बेस्ट के बाद क्या किया, सबसे कम रेट वही चीज़ कहाँ मिल रही है ना, कहाँ हमको उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो वो लोगे। खुद का पैसा है ना, तो यही पैसा गवर्नमेंट का भी खुद का समझना है अपने को, परचेज करने के लिए, घर ले जाने के लिए नहीं। तो हम इसके लिए निविदा निकालेंगे, देखेंगे कि जो हमको जो चीज़ चाहिए, पहले जब स्पॉट परचेज थी तो आप 50,000 तक गए और आप लेके आ गए। इसका जो भी प्रोसीजर है आप राइट डाउन करो उसके ऊपर, कमेटी सिग्नेचर करेगी एंड बिल परचेज बिल आएगा और यू कैन पास द बिल, कोई तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार के ये जो शॉर्ट परचेजिंग है, एक साल में 3 लाख तक कर सकते हो आप, सिंगल में मैक्सिमम 50,000 रुपये, और एक साल में 3 लाख तक। इसके बाद आता है 50,000 से ऊपर हो गया तब, लेकिन 1 लाख से कम रहा, 50,000 से ऊपर हुआ लेकिन 1 लाख से कम है। इसकी जो कॉस्टिंग जो हमने तैयार किया है, स्पेसिफिकेशन तैयार की है, जो सामान लेना है अपने को, इसकी टेंटेटिव कॉस्ट जो है 1 लाख से कम है, तो क्या करें, स्पॉट तो हो नहीं पाएगा, 50 से ऊपर है, तो हम जाएंगे कोटेशन पे, कोटेशंस पे जाएंगे हम क्या करेंगे, इसकी जारी करेंगे, निविदा जारी करेंगे, उसको अपने जो इसके डीलर्स है उनको लेटर देंगे कि आप अपने कोटेशन दीजिए। अगर मान लीजिए कोई स्टेशनरी आइटम है तो स्टेशनरी दीजिए, इलेक्ट्रिकल आइटम है तो उसको दीजिए, 3, 4, 5, कम से कम 3, एटलीस्ट 3, वैलिड 3 मतलब 3 नहीं, वैलिड 3 सब, मतलब जो भी 3 कोटेशन होंगे वो पूरे वैलिड होंगे, जिसमें उस फर्म के पास जीएसटी भी होना चाहिए ताकि वो पक्का बिल दे सके, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए फर्म का, कि ऐसे ही उठ के नहीं आ गया हो, हाथ से नहीं बना दिया हो, है ना। तो वैलिड 3 फर्म्स एटलीस्ट होनी जरूरी है। ज़्यादा होती है अच्छी बात है, प्रतियोगिता अच्छी होगी तो क्या होगा, हम 10 जगह पता करेंगे फ़ोन के लिए तो हमको फ़ायदा मिलेगा इसका कि यार कम से कम रेट मिली अपने को, हम भी खुश होंगे, हमने अच्छी रेट में चीज़ ले ली, तो वहाँ से वो परचेजिंग किया जाएगा। कमेटी अपने जो कोटेशंस आएंगे उसमें चेक करेगी कि भाई तीनों फर्म्स, 4 फर्म जो भी आ रखी है वो सही है या नहीं है। जो सही होगी उसमें उसकी टेक्निकली चेक किया जाएगा कि जो जो इन्होंने सामान दिए हैं, हमने जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं उसके हिसाब से देगा ये कि नहीं देगा, उसके हिसाब से दे रहा है, सब कुछ ओके है। अगर मान लीजिए कुछ किसी फर्म ने कोई मान लीजिए स्पेसिफिकेशन में या कोई जीएसटी लगाने में कोई गलती रख दी, मतलब जीएसटी लगाना भूल गया मान लीजिए, तो ऐसा नहीं उसे बाहर निकाल दें, वी कैन कॉल हिम फॉर द रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स, हम उससे डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको नहीं मंगा सकते, मंगवा सकते हैं, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर उससे मंगवा सकते हैं। मंगवाने के बाद हम देखेंगे कि अगर 3 से ज़्यादा है तो अवॉइड कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए हम मंगा सकते हैं। अगर मान लीजिए जो 3 के अंदर लोएस्ट आ रहा है वो अपने 90,000 दे रहा है, ठीक है ना, और जो चौथा जो आदमी आ रहा है जिसको अपन बाहर कर रहे हैं उसकी रेट जो है 85,000 ही है, तो कोई डॉक्यूमेंट की कमी के कारण हम 5,000 रुपये का गवर्नमेंट का लॉस क्यों करें? क्या खुद का होता करते क्या आप? नहीं करते ना। तो वही बात रूल 10 आ गया हमारा कि भाई खुद का पैसा कैसे खर्च करते हो आप, वैसे खर्च करना अपने को गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है ना। तो जितना हो सके हमको अच्छे से अच्छी कंपटीशन कराना, अपने को हेल्दी कंपटीशन कराना है और उससे अपने को परचेजिंग करनी ही वाली। तो ये हो गई 1 लाख तक की। बट इस तरह के कोटेशन मैक्सिमम हम 5 लाख तक ले सकते हैं 1 साल में। 1 साल का मतलब 1 वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसका मतलब 5 लाख तक परचेज 5 लाख तक की परचेजिंग कर सकते हैं ऐसे कोटेशन ले लेकर के, ठीक है ना। अब अगर सिंगल, हाँ क्या, हाँ 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 70,000 लोगे तो आप 7 बार ले लोगे। ऐसा भी है सेम आइटम हम 2 बार ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ है। 50,000 से 50,000 से ऊपर होना चाहिए। और ऐसा नहीं करना है अपने को कि देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जो आइटम लेना है अपने को, 3 आइटम लेना है अपने को मान लीजिए, ठीक है ना, और तीनों ही आइटम एक ही सेम कैडर के हैं, सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, और तीनों ही आइटम एक ही दुकान मिलते हैं। जैसे मान लीजिए फ़ोन भी है, फ़ोन के साथ उसका अपने क्या कहते हैं कवर भी है, उसका ग्लास भी है, उसका चार्जर भी है, तो इन चारों को एक साथ ही परचेज करना है। ऐसा नहीं कि यार ये फ़ोन के अंदर क्या एक 50,000 होता है ऐसे लेके आ जाए इसको, ऐसा नहीं करना है। या 1 लाख इसी में हो रहा ठीक है, इसको उसको अलग कर लेंगे, 10,000 ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। सेम प्रकृति के आइटम्स को एक साथ ही लेना है, ठीक है ना। और कोशिश ये करनी है कि जो आइटम हमको साल में अगर आवर्तिक रूप से चाहिए होते हैं, मतलब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार चाहिए होते हैं, 12 बार चाहिए होते हैं, तो उनके लिए आप सिंपल परचेज ऐसा नहीं करें, उनके लिए आप रेट कॉन्टैक्ट करें। मतलब जैसे स्टेशनरी है तो उसके परचेजिंग नहीं होती है, उसमें क्या होता है रेट कॉन्टैक्ट होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, नॉर्मली 6 मंथ्स के लिए होता है, 1 साल रूटीन में करते हैं, और मैक्सिमम अपन 2 साल तक कर सकते हैं। 2 साल से ऊपर रेट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें रेट कॉन्टैक्ट होता है, जो चीज़ हमको आवर्तक रूप चाहिए होती है उसके लिए रेट कॉन्टैक्ट करते हैं, और 1 बार चाहिए होती है मान लीजिए तो उसे आप जो निविदा सिस्टम बता रहा हूँ आपको मैं, उसी में परचेज करते हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट की भी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख ही है सर। किसकी? अभी जो अपना रेट कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 1 लाख है, हाँ 1 लाख से ऊपर में होता है वो। कारण क्या होता है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा ओपन टेंडर होता है, ओपन टेंडर में होता है, उसमें अपन रेट आरसी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब बात हो गई पहले 1 लाख तक होगी बात, तो उसमें आगे आऊँगा मैं। नेक्स्ट आते हैं अपन 1 लाख से ऊपर, ठीक है ना। 1 लाख से ऊपर की परचेजिंग है, मान लीजिए सामान जो ये मोबाइल जो परचेज करना था इसकी कॉस्टिंग है 12,000 रुपये, एटलीस्ट 12,000, इससे कम में तो नहीं मिलेगा ये, और हमको 10 लेना, हमको 10 पीस ले लेना हमको, तो 1,20,000 हो गया है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम जाएंगे एलटी के अंदर, लिमिटेड टेंडर, सीमित निविदा, ठीक है ना। सीमित निविदा में क्या करना पड़ता है आपको कि प्रोसीजर वही सेम है, कमेटी बनी जाएगी, स्पेसिफिक बनाए जाएंगे, और इसकी निविदा निकाली जाएगी। निविदा निकालने के बाद चेंज क्या है इसके अंदर, जब अब आप बताइए कि आप अगर छोटा आइटम लेना होता है, मान लीजिए सब्जी लानी है तो बाहर से 5 मिनट में जाके ले आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर और घर का छुटपुट सामान लाना होता है तो पड़ोस की जो बड़ी दुकान होती है वहाँ से ले आते हैं। लेकिन अगर शादी के लिए दुकान सामान लेना होता है तो क्या आप जाते हैं पास लेने के लिए? नहीं, होल सेलर जाते हैं, या पूछते हैं किसी और को, भाई होल सेलर कहाँ पर है, बाहर कहाँ और ज़्यादा कहाँ मिलेगा, बड़ा कहाँ पर है, 10 जगह इसका वर्ल्ड वाइड अब इसकी पब्लिसिटी करते हो, आप पता करते हो सब जगह से। बड़ा आइटम हो गया, सामग्री बड़ी हो गई, अमाउंट बड़ा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब 1 लाख से ऊपर आइटम आ जाता है तो हम एलटी करते हैं, एलटी मीन्स लिमिटेड टेंडर करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि सिस्टम वही रहेगा, बट हमारे पास एक पोर्टल है इसमें, SPPP, स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, SPPP पोर्टल। ये भी जिस दिन से नियम लागू हुए थे 26/1/13 से, उसी दिन से लागू हो गया था, आ गया था हमारे पास, 2013 से आ गए थे नियम ये वाले। तो उस पोर्टल के ऊपर क्या होता है कि आपका एज ए प्रोक्योरमेंट एंटिटी रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी खुद की आईडी होती है एक, और उससे आपका रजिस्ट्रेशन होता है प्रोक्योरमेंट एंटिटी का।
और उसके ऊपर जाकर के आप कंप्यूटर सिस्टम में, अब यहाँ कंप्यूटर है नहीं, बाकी मैं बता दूँ आपको मैं करके पूरा में, आपने जो बिड बनाई है, जो बिड की है बनाई है कि भाई हमें मान लीजिए ये परचेज करना है, मान लीजिए हमें सैमसंग अपने 10 मोबाइल चाहिए, जिसका अपने जो है वो सिंपल 10 मोबाइल लेने हैं हमको। कोई भी जो फर्म है जो मोबाइल को बनाती है या बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो इसके लिए अपनी निविदा यहाँ पर इसका ऑफिस में इस दिनांक को इतने बजे उपलब्ध करावे। एक सिंपल सा जो NIT बोलते हैं, नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर, जो NIT बोलते हैं, वो अपना लगा दिया अपन ने पहले। तो वो आपने जो पोर्टल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नोटिस अपलोड होगा सिंगल पेज के ऊपर, ठीक है ना। देन सेकेंड बार मैं इसी के नीचे, इसी अपने इसमें इसकी बिड अपलोड होगी। बिड के अंदर क्या होगा, हमारी इसकी टर्म्स कंडीशंस होगी कि भाई हमको जो चीज़ लेनी है उसके स्पेसिफिकेशन होंगे, उसका अपना जो टेंडर दे रहा है उसकी एलिजिबिलिटी होगी, टेक्निकल कंडीशंस होगी, वो सारा जो बिडिंग सिस्टम जो प्रोसेस होता है वो, प्लस RTPP रूल्स के जो नियम दे रखे हैं जिनकी पालना करनी आवश्यक होती है, उनके उस सारे एनेक्सर्स जो ABCD है वो सारे उसके ऊपर अपलोड किए जाएंगे, ताकि जो भी अपने को देगा ये वो उस पर साइन करके देगा, ठीक है ना। तो ये सब हमको पोर्टल पे डालना होगा अगर 1 लाख से ऊपर का सिंगल परचेज करना हो तो, ठीक है ना। और उसमें एटलीस्ट हमको 7 दिन की समय सीमा देनी होगी। कितने दिन की? 7 दिन की, एटलीस्ट 7 दिन देना जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में जो हमारे पास जो न्यूनतम समय सीमा होती है किसी भी प्रोक्योरमेंट में, उसका अपन रूल 40 के हिसाब से हाफ कर सकते हैं। मतलब अगर जहाँ 10 दिन दे रखा है वहाँ 5 दिन कर सकते हैं, जहाँ 20 दिन दे रखा है वहाँ 10 दिन कर सकते हैं, जहाँ 30 दे रखा है वहाँ 15 कर सकते हैं। अगर इमरजेंट प्रोक्योरमेंट है तो, कि भाई आज हमने बिड लगाई है, हमको तो 3 दिन में चाहिए बस, ही तो, या 4 दिन में चाहिए, तो आप 3 दिन डाल सकते हैं, इमरजेंट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम समय सीमा क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। लेकिन इस वाली बिड को जो 1 लाख से अधिक है लेकिन 2 लाख से कम है, अभी तक मैंने इसकी हाई नहीं बताया था, हाईएस्ट क्या है इसका 2 लाख, 2 लाख से कम होना चाहिए, तो हम इसको LT के रूप में लेंगे। 1 लाख से अधिक लेकिन 2 लाख से कम, तो हम क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे बिड इसके अपने पोर्टल के ऊपर, और अपलोड करने के बाद जो अपने निर्धारित तिथि है उस तिथि को हमारे पास वो अपना जो इसको देखेगा, एनीवन कैन सी। अगर आप एज ए अपने देखना चाहते हैं मोबाइल में अपने, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, सबका मोबाइल है, आप अपना मोबाइल उठाइए, सभी खोल देखिए एक बार, मोबाइल में गूगल खोलिए अपना। नहीं, जैम अलग है, जैम अलग बताऊंगा। मोबाइल खोलिए अपना, गूगल खोलिए, गूगल में केवल SPPP अपलोड करें। पहले मैं फ्लाइट मोड हटा दूं ठीक है ना। राजस्थान, हाँ, SPPP लिख दीजिए बस, सिंपल राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान स्टेट आ जाएगा ये वाला अपना आप, ठीक है ना। आ गया, हाँ। सब साइन इन नहीं करना अपने को, कुछ नहीं करना साइन इन अपने को, ऐसा कुछ दिखा होगा सबको, है ना, ये दिख रहा है। अब हमको अगर कोई बिड सर्च करनी हो तो लेफ्ट में जो अबाउट अस लिखा हुआ ना, उसके नीचे देखो बिड सर्च लिखा हुआ है, एक दिख रहा है बिड सर्च, है ना, उसमें क्लिक कीजिए बिड सर्च के ऊपर, ठीक है ना। अब इसमें क्या अपने बस UBL लिखा हुआ, हमारे पास कोई बिड का नंबर नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करते हैं 22-23 पे, ठीक है ना। अब सेलेक्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो ये बता रहा हूँ आपको मैं बिड कैसे बनाते हैं। अगर मान लो कोई क्योंकि क्या होता है कि कागज़ कैसे बनाया जाए, कोई ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ नहीं है तो क्या करें, तो ये आपको हेल्प कर सकता है कि आप पीछे देख आगे चल करते हैं ना, वो पीछे कहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे। इसमें ऑल डिपार्टमेंट जो लिखा हुआ है उसमें आप डाल सकते हैं कि आपका ऑफिस के सिमिलर ऑफिस कौन से होते हैं,
मान लीजिए पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो कौन सा डालें बताओ आप? टेक्निकल एजुकेशन डालते हैं अपन, तो सर्च कीजिए इसको टेक्निकल एजुकेशन टी पे। डिपार्टमेंट आ रहा है किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखो कहाँ आ रहा है, डी 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 डिपार्टमेंट कमर्शियल डायरेक्टर। आ रहा है क्या? हाँ देखो आ रहा है, डायरेक्टर स्पेशल एबिलेट के नीचे आ रहा है डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आ रहा है ना, और ट्रेनिंग का भी आ रहा है नीचे इसके। अपन ऊपर लेते हैं अपन, फिलहाल सभी सेम लेते हैं ताकि सबको सेम दिखेगा। डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन ले लिया अपन ने। ऑल ऑफिस एड्रेस छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं देखने की अपने को। बाकी हमको बिड टाइप में जाते हैं अपन नीचे, तो हम अभी कोई पर्टिकुलर सामान लेना है या सर्विसेज लेनी है, वर्क्स लेना है, हम गुड्स पे जाते हैं अपन। फिलहाल फर्स्ट गुड्स लिया अपन ने। गुड्स में भी आप चाहें तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं जिसको अपन क्लिक करेंगे वो उसमें मिले नहीं मिले, इसलिए फिलहाल छोड़ दो इसको। सारे गुड्स आ जाएंगे इसके अंदर फिलहाल। बिड पैटर्न ये देखो, इसमें देखो पहले कौन सा आ रहा है, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। हम कौन सा देख रहे हैं पहले अपन? लिमिटेड देख रहे हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड बिड क्लिक कर दीजिए आप। लिमिटेड बिडिंग, हाँ ठीक है ना, लिमिटेड बिडिंग ठीक है ना। इसके बाद अपन केवल कैपिचा भर दीजिए बस आप, हर एक का अलग अलग लगा रखा होगा, कॉपी नहीं करें इसके लिए। और सर्च कर लीजिए, नहीं आ रखी है कोई भी, इन्होंने कोई भी अभी इसमें ऐसा करें आप 22-23 की जगह 21-22 कर लीजिए एक ऊपर से ना। इस साल इन्होंने कोई अपने अभी कोई एलटी की नहीं है इन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सारे टेंडर इनके ओपन टेंडर होते हैं मोस्टली इनके। हम 21-22 तय कर लेते हैं अपन, डिपार्टमेंट सेम है। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहाँ गया रे? Q4S4KX। हाँ देखो आया, पहला पहला क्या खुल रहा है आपके इसके अंदर? रद्दी नीलामी, अनयूजेबल, आंसर बुक, दूसरा रहा टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पियोन एंड सुपर वर्क्स। तीसरा आ रहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल। फोर्थ आ रहा है डेस्कटॉप, फोर्थ आ रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर। आ रहा है ना, सबको दिख रहा होगा ये? कैसा नहीं आ रहा? सबके आना चाहिए। अगर सबने सेम लिया है इसलिए मैं बोला सब सेम ले लो। हाँ उसी के अंदर आएगा ये। हाँ ईयर चेंज किया, 21-22 किया उसको, 21-22 किया था क्या ईयर को ऊपर? और 22-23 में तो है ही नहीं, जीरो है। 21-22 में ले लो आप, ठीक है ना। हाँ फोर्थ देखते हैं, गुड्स के अंदर है डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, है ना। अमाउंट क्या दे रखा है? 1,35,000 रुपये। लिमिटेड बिडिंग कर रहे हैं अपन, बता रहा हूँ आपको मैं, 1 लाख से 2 लाख वाला, है ना। तो सारे जो आएंगे ना वो 1 लाख से 2 लाख आएंगे इसके अंदर। सर इससे ऊपर वाला 2,30,000 गलत डाल दिया इन्होंने ये वाला। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हाँ हाँ आपने 22-23 लिया, 21-22 लीजिए। तो डिपार्टमेंट से सही लिखा होगा, डिपार्टमेंट है डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसी में लिया, लिमिटेड बिडिंग लिया। मेरे खुल रहा ना यार, आपने डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, सेलेक्ट डिपार्टमेंट में आपने ट्रेनिंग लिया इसलिए खुल रहा है। ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने भाई, नहीं मैंने तो वो लिया। आप कोई ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, चेक करने पर सीखने के लिए है तो अभी, सीखने के लिए बताओ, कोई ले सकते हो आप,
कुछ भी ले सकते हो। अब इसको मैंने खोला, इसमें जब खोलते ना तो पीछे बुक दे रखी है, एक लास्ट कॉलम में किताब बनी हुई देखो एक। सीसीटीवी वाला है क्या सर? हाँ नहीं तो डेस्कटॉप वाला था, कोई भी था, कोई भी देख लीजिए, उसके अंदर किताब बनी हुई आ रही है एक, आ रही ना, उस पर क्लिक कर दीजिए आप, किताब पे आप, ठीक है ना, तो ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो कि जो सेकंड स्लॉट है इसके अंदर एनआईबी डिटेल्स दे रखी है, उसके अंदर साइज सबसे लास्ट पॉइंट दे रखा है, साइज 2 साइज दे रखी है एक, है ना, एक पन्ना दे रखा है इसके अंदर, साइज, हाँ। है ना। उसको क्लिक करोगे तो आपके पास में एनआईटी आ जाएगी, नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर, जो इन्होंने जैम पे निकाला है, ये इन्होंने जैम पे किया है इसलिए, ठीक है ना। ये इन्होंने जैम पे पूरा निकाला है कोई, वो डाल दिया इन्होंने। और सिमिलरली इसके बाद में जो थर्ड ब्लॉक दे रखा है उसके अंदर पूरी बिट दे रखी है, उसके अंदर पूरी बिट दे रखी है, वो पूरी बिट खुल जाएगी इसके अंदर, जो सारी कंडीशंस जो है वो आ जाएगी अपने पास। ये जो बिडिंग कर रखा है इन्होंने, हाँ बिड डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। तो ये आप आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा हैंडी है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये तो हुआ अपना इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट देखना हो, किस तरह डॉक्यूमेंट बनाने हो, मान लीजिए जो हमको आइटम परचेज करना है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, उसकी हेल्प मिलने के लिए भी ये है। लेकिन इस पर अपलोड भी इसी पे करते हैं अपन, अपलोड भी इसी पे करते हैं। और अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी जो साइन इन दे रखा है हमारे पास स्टार्टिंग में, साइन इन लास्ट कॉलम ऊपर, ये लास्ट कॉलम जो खोला था ना साइन इन, वो साइन इन पे जाएंगे अगर हम, तो उसमें क्या होगा, आपकी आईडी दे रखी है आपके पास है, आईडी पासवर्ड है, उससे खुलेगा। और इसके ऊपर वो जो हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, बिडिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, उसको अपलोड करते हुए वो पेज जो हमको डालना है इसके ऊपर, वो उसको डाल देंगे। एटलीस्ट शायद इसमें साइज भी दे रखी होती है 25 KB के अंदर, फर्स्ट जो है शायद 25 KB के अंदर होता है, और दूसरा जो होता है वो 4 MB के अंदर होता है। बिट जो होती है वो 4 MB में, और वो जो सिंगल पेज जो होता है वो 25 KB के अंदर अपलोड करना होता है अपने को। ये जो हुआ कि मतलब जब भी आपने 1 लाख से, मैंने बताया क्यों ये, इसीलिए बताया क्योंकि 1 लाख से अधिक का कोई भी प्रोक्योरमेंट होगा, यू शुड हैव टू पब्लिश इट ऑन SPPP पोर्टल। बस मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 लाख से ऊपर अधिक हुआ तो आपको इस पोर्टल डालना पड़ेगा। अब आपने यहाँ बैठे बैठे वो डायरेक्टर साहब के जो ऑफिस के अंदर जो हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वो देख लिया। जब आपने देख लिया, पूरा वर्ल्ड देख सकता है, SPPP लगाना गूगल के ऊपर, कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, इसकी वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी हो गई, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि अपने जिसने देखा इसको और किसी फर्म ने देखा, वो इसमें से क्या करेगा, इसका जो पेज है उसको अपलोड करेगा, डाउनलोड करेगा, और उस बिड को डाउनलोड करेगा, बिड पे साइन करेगा, अपने रेट्स भरेगा, और वो जाकर के पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ऑफिस में सबमिट करेगा। इस तरह से ये बिडिंग प्रोसेस शुरू होगा हमारा। और ये लिमिटेड टेंडर के अंदर जो भी रेट्स आएगी उसमें ये तो पता ही होगा ना, कहना जरूरत नहीं आपको कि जो लोवेस्ट हुआ उसी को देना है अपने को, है ना। तो ये हुआ हमारा प्रोसीजर लिमिटेड टेंडर का, ठीक है ना। जो बिडिंग आती है, अभी तक हमने और कुछ भी नहीं लिया उससे, केवल कागज लिए हैं अभी तक उससे। जिसने फर्म ने जो ये टेंडर भरा है उसको हमने क्या लिया, केवल कागज लिए हैं कि तू अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, रजिस्ट्रेशन दे दे, अपना GST, इनकम IT जो भी है, अपना टर्नओवर है, हम उससे उसके एलिजिबिलिटी के लिए जो आइटम हमको चाहिए, अगर मान लीजिए हमको कोई 1 करोड़ का सामान खरीदना है तो अगले का भी टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए ना। वो अगर उसका TDS के अंदर रिटर्न में 2 लाख भर रहा है अगर वो, तो कैसे वो 1 करोड़ का सामान पहुंचाएगा अपने पास। तो इसके लिए उसकी फिनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए उसका टर्नओवर देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोई काम हो जो बहुत टिपिकल काम हो और हर कोई नहीं कर सकता हो, इजी नहीं हो, सिंपल परचेजिंग नहीं हो, उसके अंदर कोई अपने ट्रेडिंग का पार्ट भी हो, जैसे मान लीजिए ये अपने
एसी है तो इसको इंस्टॉल करना आना चाहिए, या कोई एक ऐसा लैब इक्विपमेंट है उसको वर्किंग करना आना चाहिए, तो वो वर्किंग करके दिखाएगा अपने को। तो कोई भी ऐसा हो सकता है जिसमें कोई सिंपल माल सप्लाई के अलावा भी और कोई काम हो सकता है, तो हम चाहें तो उससे उसका एक्सपीरियंस भी मांग सकते हैं कि इस काम को करने का आपका कितना एक्सपीरियंस है। नॉर्मली एक्सपीरियंस किसमें काम आता है? सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज जैसे मान लीजिए कि टेंडर 3 टाइप बताया आपको मैंने, वर्क्स, सर्विसेज एंड गुड्स। जो देखा आपने इसके अंदर, गुड्स में केवल माल परचेज होता है, वर्क्स में बिल्डिंग बनाने का काम होता है कोई भी अपने, और सर्विसेज में सेवाओं से संबंधित होता है, केवल सेवाएं होती है उसमें उसकी। जैसे मान लीजिए कोई टूर ऑर्गेनाइज करना है तो टूर ऑपरेटर को बोल दिया कि भाई आप ये टूर यहाँ लेके जाएंगे, है ना, तो उसमें उसके पास ले जाने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये भी तो देखेंगे ना। तो उसका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देख सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी देख सकते हैं हम। वो सब कागज मांगे हमने अभी तक। अगर वो 1 लाख से अधिक और 2 लाख से कम होता है तो हमने उसकी एलटी करते हुए केवल उससे कागज मांगे हैं, उससे कोई भी अर्नेस्ट मनी नहीं मांगी हमने अभी तक, क्योंकि ये कौन सी बिडिंग है? एलटी है, लिमिटेड टेंडर है ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह के टेंडर हम एक बार में 1 लाख से अधिक और पूरे साल में 1 लाख से अधिक और 2 लाख से कम और पूरे साल में 10 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 लाख तक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख ये, 5 लाख वो, 15, 3 लाख वो, 18 और 1 लाख फर्स्ट वाला, 19 लाख तक का तो काम आप बिना ओपन टेंडर किए निपटा सकते हो, है ना, अगर जिस तरह से जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अब इसके बाद आती है ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, रूल 15। ओपन टेंडर क्या होता है? खुली निविदा से बोलते अपन। 2 लाख से ऊपर कोई भी सामग्री परचेज हो, कोई सेवाएं हो या कोई वर्क्स का काम हो, तो ऐसे में सिस्टम्स जो अपने एलटी में किया अभी अपन ने, ऐसा ही रहेगा, वही टेंडर बनेगा, वही सब कुछ होगा, वही अपलोड होगा इसके ऊपर SPPP पोर्टल पर, लेकिन इसकी पब्लिसिटी हमको अखबार में भी करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में करनी पड़ेगी, जिसका जो कम से कम 50,000 प्रतियां होनी जरूरी है, उसमें अपने को सिंगल दैनिक अखबार जो होता है उसके अंदर भी करना जरूरी है। और उसके अंदर हमको संबंधित फर्म से एक अर्नेस्ट मनी भी लेनी जरूरी है। अर्नेस्ट मनी के साथ साथ हमको उससे टेंडर फीस भी लेनी है, ठीक है ना। तो अर्नेस्ट मनी क्या होती है? EMD बोलते हैं अपन, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है ना, सिक्योरिटी बोल सकते हैं आप इसको अब, ठीक है ना। तो ताकि कोई हर कोई चलता पुर्जा आदमी आकर के अपने टेंडर नहीं भरे, कम से कम वो अपने लिए एक अमाउंट लेके आए। वो अमाउंट कितना होना चाहिए? 10% ना, 2%। हमारे पूरे जितना आपने अगर 2 लाख लगाया है तो 4,000 रुपये, 5 लाख लगाया है तो 10,000 रुपये, 50 लाख लगाया है तो 1 लाख रुपये, 2% एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए अगर वो सामान्य फर्म है तो। लेकिन अगर वो सामान्य के स्थान पर कोई अपने MSME फर्म हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जिसके पास अपने श्रम विभाग का या अपने इसका उद्योग विभाग का MSME का सर्टिफिकेट हो, तो उसे EMD के अंदर RTTP रूल्स के हिसाब से 1.5% की छूट है, मतलब 0.5% ही उससे EMD ली जाएगी, आधा % ही। अगर 10 लाख टेंडर है तो 2% कितना हो रहा है? 20,000 हो रहा है, वो कितना देगा? केवल 5,000 देगा केवल। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, हेलो। अपना कि अपने आपको 2% EMD लेनी होगी। अगर वो MSME फर्म है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उसे आधा % ही देनी होगी। फिलहाल हमको अभी जो कोविड पीरियड चल रहा था हमारा, उसमें अभी इसमें छूट दी गई थी कि अपने जो MSME फर्म है वो इसमें कोई भी EMD नहीं देगी, केवल वो अपने
एक बॉन्ड पे सर्टिफिकेट दे देगी कि भाई मैं इसका जो भी अगर मुझे चयन किया गया तो मैं इसका जो इसकी सिक्योरिटी बनी है वो मैं जमा करा दूंगा। ठीक है ना, एक बॉन्ड ही था, उसके लिए EMD से छूट दी गई थी केवल अपने इसके अंदर कोविड पीरियड के लिए, जो अभी कोविड पीरियड को एक्सटेंड कर रखा है 31/3/23 तक। ठीक है ना, पर 31/3/23 तक में अभी EMD में छूट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बताता हूँ आगे। मैं हमने पहले ले लिया EMD, ले ली उससे, EMD लेने के बाद उससे बिडिंग ले ली पर्टिकुलर डेट के ऊपर। बिड लेने के बाद में हम उसमें जो हमारी कमेटी होगी वो उसको पहले टेक्निकली चेक करेगी। ये हम इसको दो तरह से ले सकते हैं, सिंगल बिड ले सकते हैं, 2 बिड ले सकते हैं। सिंगल बिड का मतलब टेक्निकली और फाइनेंशियल बिड दोनों एक साथ, और 2 बिड का मतलब टेक्निकल बिड अलग और फाइनेंशियल बिड अलग। ठीक है ना, 2 बिड सिस्टम अच्छा रहता है, सेफ रहता है हमारे लिए कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं। क्या मतलब होगा इसका? मतलब कि हमने पहले टेक्निकली बिड खोली सबकी, हमारे पास 10 फर्में आई, हमने 10 फर्मों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक किए कि सबके पास कागज सही है कि नहीं है, सबका जो अपने टर्नओवर है या नहीं है, सब ने जो अपने GST सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, अपने पैन नंबर लगाए हैं, सब कुछ जो हमने मांगे थे टेक्निकल इवोल्यूशन करने के लिए वो सारे हैं या नहीं है। जो फर्में टेक्निकली ओके पाई जाती है वो तो अलग हो जाएगी, और जो टेक्निकली नहीं ओके नहीं थी उनमें यदि कोई ऐसा कागज हो जो फर्म के पास था, जिस डेट को हमारी टेंडर खोलना था, हमको प्रोड्यूस किया गया था टेंडर, उस डेट तक उसके पास अवेलेबल था, बाई मिस्टेक छूट गया है ना। जैसे मान लो GST तो उसके पास था, लगाना भूल गया। ठीक है ना, और हो सकता है कि उसने अपना पर्टिकुलर ईयर का जो वो अपने इवोल्यूशन था टर्नओवर का वो उसने करवाया नहीं, और हमने उसको बोला कि आपने टर्नओवर नहीं दिया इस साल का, तो वो अब करवा के लेके आ रहा है, तो वैलिड नहीं होगा। जिस डेट को टेंडर खत्म हुआ था, हमारा लास्ट डेट था, उस डेट तक जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल थे बट किसी कारण से उसने अपलोड नहीं किए या देना भूल गया, वो डॉक्यूमेंट्स हम उससे लैकिंग डॉक्यूमेंट में रूप में मांग सकते हैं विदिन 48 आवर्स। ठीक है ना, वो कागज आ जाने के बाद फाइनल इवोल्यूशन होगा टेक्निकल बिड का। उस टेक्निकल बिड के बाद जो बिड्स जो फर्म्स सही पाई जाएगी, केवल उन्हीं फर्म की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी, ताकि हम ये नहीं कहें कि हमारे पास जो टेक्निकल जो नहीं था, जो सही नहीं पाया गया, उसकी फाइनेंशियल भी खोल दी, हमने देख लिया, जरूरत नहीं अपने खोलने की अपने को। ठीक है ना, तो हमने उनसे, सब ने हमको EMD दी, सब ने हमारा जो टेंडर फीस थी वो दे दी, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। तो ये सब होने के बाद में हम इसका एक चार्ट तैयार करते हैं, एक चार्ट पेपर होता है। इस चार्ट में इन सब की टेक्निकली चेक करते हैं कि हाँ सभी टेक्निकल ओके है, या ये ओके नहीं है, ये फर्म ओके है। इसके इवोल्यूशन के बाद में इसका फाइनेंशियल इवोल्यूशन किया जाता है। फाइनेंशियल इवोल्यूशन में क्या होता है कि इसकी फाइनेंशियल बिड खुलती है, पन्ने खोलते हैं अपन, इसके लिफाफे खोलते हैं। ये सब ऑफलाइन चल रहा है अभी तक, अभी ऑनलाइन कुछ नहीं हुआ है। ऑफलाइन में उसके पेज खोले जाएंगे, लिफाफे खोले जाएंगे, और जो सबकी रेट लिखी जाएगी। जिसकी रेट सबसे लोएस्ट होगी वो L1 होगा, और उसी को अपने टेंडर देंगे। इसमें क्या होता है, कभी कभार हमने मान लीजिए 4 आइटम मांगे थे, ठीक है ना। 4 में क्या हुआ कि 3 आइटम में एक आदमी L1 है और चौथे में दूसरा L1 है ना। तो मैक्सिमम क्या करेंगे हम, जो रेट दूसरे आदमी ने भरी थी जिसमें वो दूसरा आदमी L1 था, उस रेट के ऊपर इस फर्स्ट वाले L1 से नेगोशिएशन करेंगे कि भाई ये इस रेट पर आप देने के लिए सहमत है क्या। ठीक है ना, वो अगर सहमत होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जो दूसरा वाला L1 था उससे किया जाएगा।
तू ये तीनों चीज़ें इस रेट देने से सहमत है क्या? अगर दोनों ही सहमत नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? दोनों का अलग आदेश दे देंगे। 3 सामान तू लिया, 1 सामान तू लिया। क्योंकि अब आज हमारे पास अगर मोबाइल लेना है, कवर लेना है, तो हम भी ऐसे करते हैं ना, भैया वहाँ तो 100 मिल रहा है, मैं 120 नहीं दूंगा। कांच लगवाना है, वो वहाँ 70 में लगा रहा है, वो बार बार आदमी 40 में लगा रहा है, 40 लगा दो, कांच लगा दे, वही करता अपन, वरना वहाँ से लगवा दूंगा मैं कांच में। तो वही बात होगी बस, जेब का पैसा। तो सिमिलरली ऐसे ही जो लोवेस्ट जिससे होगा उससे अपन इसको आदेश देंगे अपन। हाँ, सेम क्वालिटी। क्वालिटी तो अपन पहले देख लिया ना, अपन ने टेक्निकली चेक कर लिया ना, सबका सब टेक्निक सब बराबर है, तभी तो उसको उससे ले रहे हैं। जो टेक्निकली साउंड नहीं है उसको पहले बाहर निकाल देंगे अपन। ना ना, ब्रांड की बात ही नहीं बोली अपन ने। ब्रांड तो मैंने पहले बोल दिया कि अगर मुझे सैमसंग का ही लेना है तो करना ही नहीं है टेंडर अपने को, डायरेक्ट जाइए सर फर्म से ले लीजिए। जैसे मोबाइल लेना ना, जैसे मेरे को 48 मेगापिक्सल का कैमरा लेना है, ये मेरी फिक्स है। अब उसमें मान लो एप्पल भी दे रहा है और सैमसंग भी दे रहा है, और ऑब्वियसली सर अपन जानते हैं कि एप्पल इज मोर, लेकिन प्राइस भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो फिर उस केस में सर वो पूछने कहने का मतलब है कि मैं सर यही बोल रहा हूँ सर, वैल्यू ब्रांड की वैल्यू या क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी में ऑब्वियसली सर हमारी डिमांड क्या है, हमारी नीड क्या है? 48 मेगापिक्सल, नॉट एप्पल, नॉट सैमसंग, नॉट एनी ब्रांड। ब्रांड ने इक्विवेलेंट लिखा जाता है वहाँ पे सर। हाँ, ब्रांड तो लिखते ही नहीं है सर। ब्रांड नहीं लिख सकते आप, लिख भी सकते हैं पर बाद में इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। मेक में मैं जैसे मेक लिख दिया, लेकिन वो केवल प्रिफरेबल हो सकता है अपना, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं हो सकता कभी भी। इक्विवेलेंट हो सकता है वो। ठीक है ना, कि भाई ये ब्रांड होता बात अलग है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं हो सकता। कोई भी ब्रांड आप नहीं लिख सकते एटलीस्ट। लिखने का नहीं, लेकिन जैसे मान लो एक 48 अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, देखो यूं है कि अगर वो जो अपने प्राइस दोनों प्राइस तो नेचुरली दोनों की अलग अलग आएगी। अगर आप एक अकाई का एसी लेते हैं, एक एलजी का लेते हैं, तो नेचुरली एलजी वाला महंगा होगा, अकाई का सस्ता होगा, है ना। तो बात तो प्राइस देखनी है। हमारी जो नीड क्या थी, स्पेसिफिकेशंस, वो स्पेसिफिकेशन कौन फुलफिल कर रहा है? जो फुलफिल कर रहा है उसमें लोएस्ट रेट किसकी है? ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको एक 6-8 GB रैम और 1 TB रोम और 48 मेगापिक्सल का फ़ोन लेना है। ये फ़ोन सैमसंग में तो अपने 50,000 का है और वीवो के अंदर 25,000 का है, सेम स्पेसिफिकेशन है, तो क्या लोगे आप? अब ब्रांड देखोगे आप? नहीं, लेकिन सर रैम तो और वही चीज़ एप्पल के अंदर 1.5 लाख में मिल रही है आपको, तो आप क्या लोगे? सर वही, इसलिए क्वेश्चन ही वही था सर। हाँ, क्वेश्चन ही तो ब्रांड नहीं देखना हमको, ब्रांड से कोई मतलब नहीं है हमको। हमारे थोड़ा कर ले, फिर आप फिर क्वेश्चन करेंगे आराम से। बोलिए सर। जैसे ये 10,000 में कहा ना सर, ये ऐसा आजकल ऐसा ऑनलाइन वाला तो वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं सर इसमें। क्या ना ना ना, ऑनलाइन कुछ नहीं है। मतलब प्रिंटर लेना 9,000 का, तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप यू कांट परचेज फ्रॉम अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड अदर। नहीं कर सकते। नहीं, टेंडर फीस का क्या क्राइटेरिया है सर? टेंडर फीस कितनी लगती है 500 रुपये सबके लिए? लोवेस्ट 500 है मिनिमम, और शायद इसके अंदर 1 करोड़ से ऊपर जो है उसमें 1,000 रुपये है। हाँ, ठीक है ना। तो से ऊपर तक, से ऊपर 1,000 रुपये। तो ये तो हुआ। फिर हमने फाइनेंशियल कर लिया। फाइनेंशियल में जो हमारे लिए बेस्ट है, कम से कम राशि के अंदर कम से कम कीमत में गवर्नमेंट को दिला सकते हैं, वो दिलाना है। और ये भी ध्यान रखना है, एज पर कोड ऑफ इंटीग्रिटी के अंदर कोई भी स्पेसिफिकेशन बनाते समय आप किसी भी पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन नहीं बनाएंगे। मतलब आपने क्या किया, ऐसे आइटम बना दिया लिख करके जो सैमसंग में ही है फीचर, ऐसे फीचर लिख दिया आपने जो सैमसंग में ही है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा पता है आपको? बहुत अच्छी बदमाशी हो सकती है उसमें, कि मैंने सैमसंग वाले से पहले बोल दिया कि भाई ये मेरे को लेना है, तो तेरे स्पेसिफिकेशन दे दे, इसमें खास चीज़ क्या है
कि सर मेरे इसके अंदर ये चीज़ जो है जो हर एक किसी में भी नहीं है, हाँ आपने वो उस पर लिख दी। आइटम कितने का है भाई ये कि 30,000 का है, ठीक है, 40,000 रेट लिख देना, तो इसके अंदर 10,000 रुपये को बाद दे देना अलग से, है ना। जो चीज़ व्यवहार बदमाशी लोग करते हैं जो नहीं करनी है, लेकिन बता रहा हूँ आपको मैं क्या क्या हो सकता है और जो नहीं करना है हमको, तो वो क्या, वो स्पेसिफिकेशन ले लिया अपन ने, हम टेंडर कर दिया, सबको बताने के साहब टेंडर कर रहा हूँ मैं, तो आ जाओ। अब नेचुरली स्पेसिफिकेशन में सबको बाहर निकाल दोगे आप, तो वो चीज़ किसी के अंदर नहीं है, अकेले उस पर करोगे आप, तो है ना। तो ये चीज़ गलत होती है। उसमें आपके ऊपर एलिगेशन आएगा कि आपने जो टेंडर बनाया गया था, जो स्पेक्स बनाए इसके, वो आपने पर्टिकुलर फर्म से लेकर बनाए, है ना, ये आएगी बात। तो कभी भी कोई भी ऐसे ही बात आती है तो आपके ऊपर एलिगेशन आएगा, आप इसके नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए जाओगे। मिनिमम 3 फॉर्म एलिजिबल होना जरूरी है। हाँ रह जाती है तो सर बता रहा हूँ मुझे वो रूल 68 आएगा अभी तक मैं 30-35 तक रूल से चल रहा हूँ, अभी तक अभी 35-40 तक रूल तक ही आया हूँ, ज़्यादा आगे नहीं आया, वो 68 में आएगा अभी तक, तो ठीक है ना, क्योंकि रूल में किताब में जो दे रखे ना, मैं उनके हिसाब से चलता आ रहा हूँ आगे आगे। तो इसमें क्या हुआ कि हमने कर दिया, ये तो हुआ ओपन टेंडर, सिंपल सा। अब ये ओपन टेंडर कितने ही लाख का क्यों नहीं हो, ओपन ही होगा, 2 लाख से ऊपर का हमेशा ओपन ही होगा। इसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, जो वहाँ थी ना 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रोसीजर में लिमिट है। प्रोसीजर मतलब जो हमने अभी ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया, इस प्रोसीजर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यदि हमारा वर्क्स के अंदर कोई भी प्रोक्योरमेंट 5 लाख से ऊपर है, या गुड्स और सर्विसेज के अंदर प्रोक्योरमेंट 10 लाख से ऊपर है, ध्यान रखना, 5 लाख से ऊपर वर्क्स के अंदर और गुड्स और सर्विसेज के अंदर प्रोक्योरमेंट 10 लाख से ऊपर होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, प्रोक्योरमेंट तो ओपन टेंडर ही होगा, बट ई टेंडर पे होगा, ई प्रॉक पे होगा, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम होगा। ये एक और नया पोर्टल आ गया अब, ई प्रॉक पोर्टल। हाँ, ये ई प्रॉक पोर्टल और आ गया, इसका थोड़ा प्रोसीजर और थोड़ा सा अच्छा हो गया देखा जाए तो, मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वाले हो गया। ट्रांसपेरेंसी कैसे हो गई कि कोई भी आदमी किसी भी तरह से अपनी रेट्स को बाद में चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लो क्या होता है कि यहाँ पर तो क्या होता है अपने बाहर तो कि भाई जैसे मैंने मान लीजिए इसे ओपन टेंडर किया 9 लाख तक का, और मुझे ये परचेजिंग करनी है, ये चीज़ परचेज करनी है, टेंडर देने के लिए टाइम दे रखा था 2 बजे का। एक आदमी जो इसका विक्रेता था वो 1 बजे आके बैठ गया बाहर, पूछ ले साहब कितने टेंडर है, एक ही नहीं आया अभी तक, तो ठीक है, टेंडर डाला नहीं उसने अभी तक, बैठा है बाहर जो भी आया टेंडर डाला है क्या, हाँ भाई क्या रेट तेरी, कि मैं क्यों बताऊँ, अरे भाई तू रेट तू चला जा वापस, तेरे को जो लेना ले ले, खत्म बात, तेरे को बेनिफिट लेना ले ले, तू मेरे से ले ले, टेंडर में डालूंगा, ठीक है ना। इस तरह से पूलिंग कर ली उन्होंने, सबने मिलकर के 5 लोग आए थे, 5 ने पूलिंग कर लिया, ठीक है ना, और एक आदमी ने टेंडर डाल दिया। या क्या किया, सिंगल नहीं करके क्या किया, 5 ने क्या रेट हाईएस्ट मैंने ले ली मेरी अपनी, और उन बाकी 4 लोगों ने मेरे से भी ऊपर रेट डाल दी जानबूझ करके, इससे मिले, इसको मिले, ताकि अपने मेरे को मिल जाएगा। रेट जो थी जितने की थी उससे ऊपर मैंने डाल दी मैंने आराम से, और लोएस्ट तो मैं आना ही था क्योंकि सब मैंने पूलिंग कर रखा बार। तो ऐसा यदि पाया जाता है, प्रोक्योरमेंट हेड लगता है कि ये पूलिंग किया गया है, तो वह उस टेंडर को कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना। तो सभी होती है, ऑप्शन हो रहा है आइटम, वो पार्टी सब मिलके बाहर ही पहले मिल लेती है, आइटम देख लेती है कि इतना है और इतना मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ। आप रद्दी और उसकी नीलामी बात कर रहे हो, रद्दी और ये सामान जो ऑफिस के कबाड़ की नीलामी बात कर रहे हो आप, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो
तब है जब मोस्टली क्या होता है, ऐसा पॉसिबल कब होता है कि हमको रद्दी बेचनी है या कबाड़, जो ये फर्नीचर का कबाड़ होता है ना, वो बेचना होता है ना, तो वो लेने वाले आदमी फिक्स है कबाड़ी, वो 5, 7, 8, 10 लोग हो जाते हैं। लेकिन हमको अगर कोई प्लॉट बेचना है या कोई अपने गाड़ियां पकड़ रखी है हमने, सेल टैक्स वालों ने, मान लीजिए इसने अपने कोई आबकारी वालों ने, तो गाड़ी बेचनी है, गाड़ी कौन से मॉडल की, 17 मॉडल की है, क्या गाड़ी है कि ये अपने इनोवा गाड़ी है, पकड़ रखी है कोई किसी की, ये बदमाश आदमी थे, चुका लेना वापस आए नहीं, टाइम दे दिया, ख़त्म बात, इसको कर दो, नीलाम कर दो। तो वहाँ पर तो पूरी जनता बैठी है लेने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो वहाँ पुलिंग कहाँ होगी, ठीक है ना। करने वाले उसमें भी करते होंगे, बट नॉर्मली अपन चाहते हैं कि अपने ऐसा पुलिंग सिस्टम नहीं हो, और गवर्नमेंट को जब नीलामी करे तो मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और जब खरीद करे तो कम से कम में खरीद करे, ठीक है ना। तो ये हुआ बात। अगर अब बता रहा था आपको मैं 10 लाख से ऊपर की परचेजिंग, इसमें क्या होता है कि आपको ई प्रॉक पोर्टल के ऊपर सिस्टम सारा वही था, वही अपने बनेगी, सब कुछ वही होगा, बट अखबार वही देंगे, लेकिन क्या होगा, आपको ई प्रॉक पोर्टल के ऊपर भी इस टेंडर को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कर, उसको खोलने के लिए हमारे पास एक हमारे ई साइन वाला डोंगल होगा, इसकी आईडी होगी, और एटलीस्ट हमारे ऑफिस में कम से कम, जो नए नियम आ गए हैं, 3 लोगों के पास डोंगल होने जरूरी है, ई साइन होना जरूरी है, डीएससी होना जरूरी है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और तीनों के सिग्नेचर ई प्रॉक पोर्टल के ऊपर मैप होने जरूरी है, ठीक है ना। और 3 में से क्या होगा, हम अपलोड तो किसी एक से हो जाएगा, लेकिन जब अपलोड करेंगे तो उसमें बाकी 2 लोगों का भी आईडी उसमें डाल दी जाएगी, और क्या लिखेंगे, खोल देने के लिए 2 आउट ऑफ 3 मीन्स खोलते वक्त कम से कम इनमें से 2 आदमी उपलब्ध होने आवश्यक है, तो 2 डोंगल होने जरूरी है, 2 लोगों का साइन जरूरी है, ठीक है ना। 2 आउट ऑफ 3, 4 है तो 2 आउट ऑफ 4 कर लीजिए, बोले आप, कोई तकलीफ नहीं है। 3 हो जाए बहुत बड़ी बात है, 3 भी नहीं मिलते, बड़ा मुश्किल मिलता है, ठीक है ना। पहले 2 आउट ऑफ 2 था, अब उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 4 कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसको डालेंगे पोर्टल के ऊपर। इसमें क्या होता है कि हमने जो बिडिंग किया है उसके अंदर जब डालते हैं पोर्टल पर, तो एक BOQ डालते हैं। BOQ मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी, कि भाई हमको अगर मान लीजिए ये परचेज करना है, तो हमने लिख दिया कि भाई फ़ोन लेना है इस स्पेसिफिकेशन का, कितने लेने हैं, 200 लेने हैं। वो आदमी जो है उसके अंदर केवल एक कॉलम खाली रहेगा बस, जहां उसको अपना रेट भरना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मान लीजिए 5 आइटम लेने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 बना दिए, ये आइटम इसकी रेट, ये आइटम इसकी क्वांटिटी में लिख दी हमने, और रेट वाला कॉलम खाली छोड़ दिया उसके लिए, बाकी कोई और चेंज नहीं कर सकता। वो सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बाकी आइटम को सबको, एक आइटम खुला छोड़ दिया जहां वो उसका रेट भरेगा। और रेट भरते ही क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन अपना ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सेल बनती है सारी शीटें, ये वाली एक्सेल शीट बनेगी वाली, तो क्वांटिटी और रेट से गुणा होकर के फिगर आएगा, और लास्ट में सम आ जाएगा। और सम के आधार पर जितने भी लोगों ने बिडिंग करी है, वो ई प्रॉक पोर्टल वाला जो MD RISL है, जो इसको मैनेज कर रहा है पोर्टल को, वो उसमें L1 निकाल देगा कि ये L1, L2, L3, L4, L5 आ रहा है। एक चेंज आता है केवल इसके अंदर, क्या, जो हमने लिया था, वो अपने टेंडर फीस ली थी, EMD ली थी, साथ साथ हमको ये जो काम कर रहा है, पोर्टल काम कर रहा है हमारा ई प्रॉक वाला, RISL वाला, वो उसको फीस देनी पड़ेगी कुछ। तो 1 करोड़ तक का अगर होता है तो हम केवल 500 रुपये, और 1 करोड़ से ऊपर होता है तो 1000 रुपये का DD और लेंगे उस टेंडर जो भर रहा है उससे, ठीक है ना। वो फर्म वाला हमको पर्टिकुलर टाइम पर केवल 3 DD ला के देगा। टेंडर फीस 500 या 1000 रुपये, RISL फीस
500 1000 रुपये एज पर रेट और 2% EMD या 0.5% EMD, ये 3 डिटेल ला के देगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द रेट्स जो ऑनलाइन होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर ही डाले जाएंगे, फिजिकली नहीं आएंगे। और हम जो टाइम दे रखा हमने, इस डेट को खोला जाएगा, उस डेट को हमारे डोंगल से उसको ओपन करेंगे। जितने भी टेंडर आए हैं उसमें ऑनलाइन हम चेक करेंगे कि हमारे पास, इसमें तो 20 लोगों ने टेंडर भर दिए, लेकिन डीडी कितने लोगों का है? 5 लोगों का है। तो केवल 5 लोगों जिन्होंने डीडी दिया है, जिन्होंने, उन 5 लोगों के ही डोंगल जो डॉक्यूमेंट्स है वही खोले जाएंगे, बाकी 15 छोड़ दो, वैसे आउट हो गए, ठीक है ना। और वो 5 लोगों के डॉक्यूमेंट खोले जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को जो हमारी टेक्निकल कमेटी थी वो चेक करेगी, और चेक करने के बाद जो जो सही पाए जाएंगे वही प्रोसीजर। अगर लैकिंग डॉक्यूमेंट है ले लीजिए, फिजिकल ले लीजिए अब तो, और उसके बाद में फिर जो डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे, जिसके बाद में 4 के सही है मान लीजिए, 3 के सही है, तो उन 3 लोगों को सही प्रूव करोगे आप, सही आप उसको जारी करोगे साइन से कि ये 3 लोग जो है वो अपने सही पाए गए हैं। एक इसका सर्टिफिकेशन होगा, वो सर्टिफिकेशन अपलोड किया जाएगा पोर्टल के ऊपर, और उसके बाद वो फाइनेंशियल बिड खुलेगी। टेक्निकल खुली थी पहले, फाइनेंशियल नहीं खुली अभी तक, तो फिर फाइनेंशियल खुलेगी इसकी बिड। तो फाइनेंशियल बिड में अंदर वो L1 L2 L3 लिखा हुआ आएगा, और जो L1 होगा उससे आप ये ऑर्डर दोगे। जब ऑर्डर दिया जाएगा तो उससे ओपन टेंडर के अंदर एक SD ली जाएगी। SD मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो राशि हमने पहले 2% ली थी, अब हम लेंगे 5%, ठीक है ना। 5 मतलब 2 को शामिल करते हुए 5 मीन्स 3 और, ठीक है ना। वो 5% SD देगा हमको कुल, और उसके साथ ही जो हमारा GF&R रूल 60 पार्ट 268 रूल है, उसके अंदर SR 16 दे रखा है हमको। वो SR 16 और 17 दो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोफॉर्मा दे रखे हैं, उसके अनुसार हमको वो एक अपना स्टैम्प के ऊपर एक हल्फनामा देगा कि मैं ये सारा काम ऐसे करूंगा, ठीक है ना। हाँ, शेड्यूल टाइप पूरा एक जो हमारे इसमें दे रखा है, इस पर GF&R पार्ट 2 रूल 68 के अंदर, ठीक है ना। तो वो देगा, और उसके अंदर और भी लिख रखा है एक चीज़, वो तो सब बाउंडेशन हो गई, उसका बंद पत्र हो गया 1000 रुपये के ऊपर। 500 नॉर्मली 500 बाउंड लेते हैं, और बीच में एक टाइम आया था जब इस पे जितना बिड वैल्यू है, अगर वर्क्स का अंदर है तो जो बिड वैल्यू होती है उसका 0.25% उस रेट से उसका स्टाम्प लिया जाएगा। अगर 1 करोड़ का है तो 1% कितना हुआ? 1 लाख। 0.25 कितना हुआ? 25,000 रुपये के स्टाम्प लिए जाएंगे उससे सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। ये बॉन्ड के रूप में सिक्योरिटी तो है, 5%, 5 लाख रुपए, ठीक है ना। ये भी और लिया जाएगा। तो ये तो हुआ इसका देने का। इसके अंदर एक और नियम आता है, रूल 58 ऑफ GF&R पार्ट 2, कि यदि किसी ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लिमिटेड टाइम के अंदर काम नहीं किया, लेट किया, तो क्या होगा? तो उसके ऊपर शास्ति लगाई जाएगी लेट की, LD बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, जो हमारा टाइम पीरियड था, फॉर एग्जांपल हमारा टाइम पीरियड था 2 महीने, कि ये सामग्री आप 2 महीने में उपलब्ध करा दें, तो उस अवधि का अगर 0.25 मतलब 1/4 तक लेट करता है, अगर वो 1/4 कितना हो गया, मीन्स 15 डेज, 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक लेट करता है अगर वो, तो उसके ऊपर
2.5% की पेनल्टी होगी उस टेंडर वैल्यू की, उस स्टाम्प की, जितना अमाउंट भरा था ना अपने, वो ये टेंडर के जो कॉस्टिंग जो आई थी उसकी। हाँ मतलब नहीं, जो टेंडर का हमने जितना, हमने टेंडर 1 करोड़ था मान लीजिए, तो 1 करोड़ का 2.5%। अगर उसने टेंडर 90 लाख में लिया है तो 90 लाख की का 2.5% उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अगर वो 16 दिन से लेट हो जाए, 16 से 30 तक लेट हो जाए, तो उसके ऊपर 5% की पेनल्टी। आधे से ऊपर हो जाए मींस 31 दिन से लेकर के 45 दिन तक, मैं मान चल रहा हूं हमने टाइम कितना दिया था, 2 महीने दिए थे, तो 45 दिन लेट हो जाए तो उसके ऊपर 7.5% की पेनल्टी। हाँ, और 45 दिन से ऊपर लेट हो जाए तो 10% पेनल्टी। 10 से ऊपर नहीं होती है, बहुत इतनी, इससे ज़्यादा मार्जिन भी नहीं होता बेचारे का। हाँ अगर मान लो किसी कारण से हाँ, ये बात अच्छी बताई, वो काम करे ही ना, नहीं वो उपलब्ध ही नहीं कराया, सामान ही नहीं कराया उपलब्ध, तो उसकी जो एसडी पड़ी है, एक क्लॉज दे रखा है इसके अंदर, यदि वह कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है हमारे पास वो जब्त हो जाएगा। एटलीस्ट हमने जब ईएमडी ली थी, सिक्योरिटी नहीं ली थी, हमने आदेश दिया था उसको कभी आप सिक्योरिटी जमा कराओ और ये सामान एक काम करो पूरा ये वाला, और उस वक्त वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर वो सिक्योरिटी जमा नहीं करता है तो भी क्या होगा, वो गया काम से, उसने टेंडर नहीं लिया, मतलब लॉस तो नहीं लिया, तो उसका जो ईएमडी पड़ी है 2% वो जब्त हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में जब सिक्योरिटी डिपॉजिट हम जब्त कर लेते हैं किसी फर्म की, तो हम चाहे तो उसको मैक्सिमम 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। वो तो नेक्स्ट हो गई, वापस होगा नहीं, हाँ नेक्स्ट को देना। चलो एक को तो बंद कर दिया आपने, अब क्या करें, या तो रीड करो या L2 को बुलाओ। तो हम पहले क्या करेंगे कि वापस क्यों माथाफोड़ी करें, L2 बुला लेते अपन। लोगों को क्या लगता है कि L1 क्या करेंगे अपन, बहुत लोएस्ट भर देंगे, L2 हाईएस्ट भर देंगे, तो L1 में तो अमाउंट छोटा जाएगा, ले ले हमारा, फर्म को ब्लैकलिस्ट करेगा, कर दे, फर्म में MSME दूसरी और बढ़ा देंगे, है ना। लगता है, ये लगता है, बिल्कुल ये सोच रहे होंगे आप भी, ऐसी बात है, सरकार को पता है, सब सोचेंगे ये बात है। तो L2 को भी क्या करेंगे, वो L1 के रेट के ऊपर नेगोशिएट करेंगे। अगर आप L1 के रेट पे करने को तैयार हो तभी दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। L2 हाँ कर देता है तो वही प्रोसीजर L2 साथ होगा, एसडी जमा कीजिए अपनी, और ठीक है ना, तो अपने पास अपने तो फायदा हो गया, L1 रेट पे मिला अपने को, तो गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं इस तरह से यूं। हाँ बहुत, इसके अगर 5 साल की जेल है इसमें, आरटीपी रूल्स के अंदर का अपना कोई कल्पिट पाया जाता है, अगर आप करते हुए प्रोक्योरमेंट करते हुए, 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल, ये भी है इसके अंदर, ठीक है ना। अब एक बात लास्ट, 2 बातों वाला, एक जन ने पूछा था अभी, हमने जब टेंडर किया 5 फर्में आई, 4 तो बाहर निकल गई, 4 तो बाहर निकल गई टेक्निकल के अंदर, एक ही बची, तब क्या करें। अब एक में तो क्या हमारा जो कंपटीशन था वो ही नहीं, फिर तो फाइनेंशियल तो एक ही खुलेगी, फिर तो कंपैरिजन का हुआ हमारे पास, है ना। तो ऐसे में क्या टेंडर करें अपन, तो ऐसे में क्या था, एज पर रूल अपने आरटीपी रूल 68 क्या था, हमको 7 सर्टिफिकेट दे रखे थे कि आप पहले चेक करें कि इन 7 सर्टिफिकेट सही है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इसको वर्ल्ड वाइडली पब्लिश किया था कि नहीं किया था, इसमें जो रेट आई है वो अपने बाजार रेट के इक्विवेलेंट है कि नहीं है, मतलब वो सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि वो फुलफिल हो रही है तो 2013 से लेकर के 18 तक तो नियम ये था
5 अगस्त 18 तक तो ये नियम था कि आपको इस टेंडर को इवेलुएट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए अपने से हायर अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा और वो इसको इवेलुएट करेगा, ओके करेगा कि भाई ये सही है, कि ये उसको परमिशन देगा। ठीक है ना? बस 2 मिनट में खत्म, वैसे एक पीरियड था मेरा आज। तो वो इवेलुएट करेगा, वो यस करेगा। अगर वो यस कर देता है अच्छी बात है, मना भी कर सकता है, यस भी कर सकता है हाई अथॉरिटी। ठीक है ना? लेकिन 6 अगस्त 18 को आदेश आ गया था कि भाई अब जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है वो खुद ही देख ले कि ये सारे पॉइंट्स ओके है, अगर तो हम इसमें ओके कर सकते। सिंगल टेंडर पे भी अपन दे सकते हैं, सिंगल में भी दे सकते हैं अपन, जबकि अपने पूरा सही ढंग से सारा काम किया है। तो अब रही बात लास्ट पॉइंट रूल 73 के अंदर आता है कि हमने मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या कोई परचेज आइटम किया था 10 लाख का या 20 लाख का परचेज किया अपन ने मान लीजिए कोई, और विद इन ए ईयर हमको वो सामान और जरूरत पड़ गई 5 लाख रुपए तक की या 10 लाख रुपए तक की और जरूरत पड़ गई उसकी, तो टेंडर तो कर रखा है अपन ने, प्रोसीजर तो पूरा हो रखा है, रेट भी आ रखी है हमारे पास। तो वर्क्स, सर्विसेज या गुड्स के मामले में हम अवधि के मामले में भी 50% और रेट के गुड्स के मामले में 50% के अमाउंट तक की परचेजिंग बिना टेंडर कर सकते हैं, बशर्ते अगला आदमी देने को तैयार हो। मींस हमने जिससे 20 लाख का सामान खरीदा था उससे 10 लाख का सामान और ले सकते हैं अगर वो उसी रेट पर उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो। तो हो सकता है इस पीरियड में जीएसटी बढ़ गया हो, इस पीरियड में मान लीजिए रेटें बढ़ गई हो, वो नहीं दे तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है, देने को तैयार है अगर वो, तो हम उससे उसी रेट पे ले सकते हैं, हमको वापस टेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 0 से लेकर के करोड़ों के टेंडर आपके सामने हो चुके हैं आज। कुछ गुस्सा होगा, काफी कुछ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।